प्रोग्राम टेडी बात में आज के हमारे इस कार्यक्रम इस एपिसोड में खास मेहमान हमारे साथ जुटने जा रहे हैं। हम कांग्रेस के एक कद्दावर नेता 3 बार सांसद रह चुके जयप्रकाश जी से आज की टेडी बात का एपिसोड लेकर हाजिर हुए। बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी। दर्शकों को बता दें कि 3 बार सांसद हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से रह चुके और इत्तेफाक की बात है कि पिछले अपने 3 चुनाव जो इन्होंने लड़े उनमें से 2 संसदीय और 1 विधानसभा का चुनाव ये हारे हैं। एक बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रगल और संघर्ष से निकलकर एक सतही स्तर पर अपनी राजनीति करने में माहिर जयप्रकाश जी के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि ये अब तक कई राजनीतिक पार्टियां बदल चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज भी धीरे धीरे बदलते रहे। हालांकि पार्लियामेंट से इन्होंने हिसार को ही रिप्रेजेंट किया है। जेबी जी, सबसे पहले तो मैं आज की तारीख में आप कांग्रेस के नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बहुत करीबी नेताओं में से माने जाते रहे हैं। मुझे याद है वो दौर 2004-2005 जब सरकार आई थी, तब समझा जाता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी नेताओं में से आपने जिस तरीके से कंडेला पूरे जो मूवमेंट रही थी उसमें जो योगदान दिया था, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर तरफ से घेरे नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां तो उन्हें जो घेरती हैं वो घेरती हैं, लेकिन आज जिस विरोध का सामना या जिस भीतरघात का सामना उन्हें कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो उन पर अटैक आक्षेप लगातार किए जाते हैं, उनके अब खुद के मंत्री इस्तीफा दे गए। अब चौधरी वीरेंद्र लगभग तैयारी में है कि कब खेमा बदलें और भाजपा में शामिल हो। अपने समर्थकों से वो इस बारे में राय शुमारी करते घूम रहे हैं। क्या समझते हैं आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हालत एक बहुत दयनीय हालत समझें कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के संदर्भ में, अगर उनमें मुख्यमंत्री को थोड़ा सा हटा दें उनके भूमिका को, लेकिन एक नेता के रूप में आप उनके बहुत करीबी रहे हैं, आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में महसूस कर रहे हैं? देखिए, वैसी कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और यही वो लोग हैं। चाहे वीरेंद्र सिंह जी को ले लिए, 5 वर्ष तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के वित्त मंत्री रहे और ये जींद जिला से संबंध रखते हैं। और जींद जिला में 3 मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2004 से लेकर के 2009 तक बनाए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज चाहे कैप्टन अजय सिंह जी की बात को ले लीजिए या दूसरे नेताओं की बात को ले लीजिए, सब ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता माना। आज जब चुनाव नज़दीक आए और जिस तरीके से इन लोगों ने सोचा कि कहीं कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना आ पाए और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इन लोगों ने पार्टी हाईकमांड की बजाय, पार्टी की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाना बना करके पिछले 2-2.5 वर्ष से दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि सामूहिक विकास क्षेत्रवाद। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वीरेंद्र सिंह जींद से हैं, रणदीप सिंह जींद से थे, मांगेराम गुप्ता जींद से थे, तीनों मंत्री थे और तीनों के ऊपर तकरीबन 9 इनके पास 9 विभाग थे। अब 9 विभाग एक जिले में हों और वो जिला तरक्की ना करे, उस सारी तरक्की कम होने का जिम्मेवारी केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे नहीं डलनी चाहिए। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिटिक्स में और इसकी जिम्मेवारी सबकी थी। वीरेंद्र सिंह जी ने उस जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए था। लेकिन वीरेंद्र सिंह जो आज कर रहे हैं, आप तो वीरेंद्र सिंह जी से आपका 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है। 2004 के चुनावों में आपने उन पर किस तरीके से आघात किए, शैलजा और चौधरी वीरेंद्र, आप तो खुल के बोलते रहे और उन्होंने भी आप पर जिम्मा, आपके सर ठीक करा फोड़ा। उच्चाना में उनकी जो हार हुई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से, वो हारे, उसका जिम्मा आप पर लगाएगा। लेकिन मुद्दा ये खड़ा रहा कि अकेले चौधरी वीरेंद्र नहीं है, शैलजा जो सांसद है कांग्रेस की, उन्होंने भी आरोप लगाए। राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा की अवहेलना के आरोप लगाए। विनोद शर्मा तो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी थे। ये सब लोग लगातार जा रहे हैं। मैं एक लीडर को, एक नेता को निहित स्वार्थों से, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से प्रेरित मान सकता हूं, लेकिन अगर एक सीरीज ऑफ कद्दावर नेताओं की एक श्रृंखला है जो कि लगातार ये बात कर रही है, और वो भी तब जब चुनाव सामने है, चाहे राव इंद्रजीत लोकसभा से पहले इस तरीके की बात कर रहे थे और आज वीरेंद्र सिंह विधानसभा से पहले बात कर रहे हैं। रेस चेयर आपने देखी होगी। रेस चेयर में क्या होता है, कुर्सी एक होती है, जो उस पर बैठेगा वही तो जीतेगा। अब कुर्सी मुख्यमंत्री की एक थी, ये सब लोग एक टाइम के नेता उभरे हुए हैं, तो एक को कुर्सी मिल गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। दूसरे नेताओं को ये लगा कि 10 साल लगातार मुख्यमंत्री है और आगे भी कभी तुम्हारी बारी ना आए, इसलिए वो कुर्सी की जो दौड़ थी उसमें फिसल गए। आप जहां तक विकास की बात करते हैं, मैं शैलजा जी की बात करूंगा। IMT अंबाला में बना रहे थे, IMT अंबाला में बनता तो लाखों लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता। एक प्लांट स्कीम के तहत IMT को बंद करवा दिया। अब आप देखिए, कुरुक्षेत्र में जाइए, नेट वहां है। आप हिसार में आइए, थर्मल पावर प्लांट है। हिसार को रोहतक से सड़क से जोड़ दिया है। हांसी रोहतक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है।
यमुनानगर में जाओगे तो वहाँ भी सर छोटू राम के नाम से थर्मल पावर प्लांट है। जींद के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, रोहतक के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, हिसार के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, रेवाड़ी के अंदर यूनिवर्सिटी है, महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी है, मेवात में मेडिकल कॉलेज है, करनाल में मेडिकल कॉलेज बनाया है। तो काम चारों तरफ, फरीदाबाद के अंदर देखो टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई है, फरीदाबाद में मेट्रो को जोड़ा है, गुड़गांव से को मेट्रो से जोड़ा है, आपको रोहतक से बहादुरगढ़ को मेट्रो से जोड़ने लग रहे हैं। काम समग्र विकास हुआ है और हर जगह हुआ है। ये बात अलग है, कई नेताओं का पारिवारिक विकास शायद नहीं हुआ हो या निजी स्वार्थ हल ना हुए हो, इसलिए उन नेताओं ने एक प्लान बनाई कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो कहते हैं उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माथे पे डाल दो, उनके पाड़े पे डाल दो और खुद बच जाओ। वरना आप देखिए, वीरेंद्र सिंह जी बात करते हैं सबसे ज्यादा समान विकास की। जींद के अंदर वो मंत्री थे, वीरेंद्र सिंह जी एक इंस्टांस ऐसा बताओ जो मांग भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रखी हो जो पूरी ना की गई हो। यानी कि जब वो मंत्री थे मांग रखते नहीं थे। चौधरी वीरेंद्र तो लगातार इस चीज को उठाते रहे हैं, ये कोई पहला बयान ये 2-4-5 महीने पहले नहीं, और लीडरशिप और नेतृत्व पर भी उनका बड़ा सवाल है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंक्लूसिव ग्रोथ का एक अपना फैक्टर है, लेकिन उनको उसके नेतृत्व पर विश्वास नहीं, एक नो कॉन्फिडेंस, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है और तमाम बड़े नेताओं का। और ये आज नहीं मुद्दा है, अब तो चलो चुनावों के समय शायद नेताओं को नजर आ रहा है कि हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन इन बातों को तो इन लोगों ने पहले भी कई मंचों पर पार्टी आला कमान के स्तर पर भी उठाते रहे हैं। ये इसलिए उठाते थे ना, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि वीरेंद्र सिंह जी की शुरू से एक सोच थी कि बांगर का हमारा इलाका है, वहीं मैं हूं, वहीं वीरेंद्र सिंह है। 89 में वीरेंद्र सिंह और मैंने चुनाव लड़ा था, मैं जीता था, वीरेंद्र सिंह जी हारे थे। वीरेंद्र सिंह जी जनता के सामने एक मर्तबा ऐसा मौका बता दो, इसने किस बांगर के नेता को आगे बढ़ने दिया है। 91 में मुख्यमंत्री की लड़ाई हार गए तो नाम ठोक दिया शमशेर सिंह सुरजेवाला का कि उसने नहीं बढ़ने दिया। 2004 में मुख्यमंत्री की लड़ाई हार गए तो नाम रख दिया जयप्रकाश का, क्यों हम उस इलाके के हैं। आप ये देखिए 1991 में अगर वो नेतृत्व की उनमें सोच होती और नेतृत्व का मादा होता, नेतृत्व का मादा, मैं जनता आपको बताना चाहता हूं, मैंने चंद्रशेखर जी से सीखा है। चंद्रशेखर जी ने एक ही बात कही थी, या तो एमपी रहूंगा या पीएम बनूंगा, एम इधर पी इधर, पी इधर एम इधर। वो या तो एमपी रहे या प्राइम मिनिस्टर बने। जनता पार्टी के रीजन में भी गृह मंत्री मुरारजी भाई के साथ उनको बना रहे थे, उन्होंने मनने से बना कर दिया। वीरेंद्र सिंह जी अपनी गलती को स्वीकार क्यों नहीं करते जनता के सामने? पहले तो वीरेंद्र सिंह जी ने जनता से माफी मांगनी चाहिए। 91 में जब वो मुख्यमंत्री की लड़ाई हार गए, विधायक उनके साथ नहीं थे, स्वर्गीय भजनलाल जी के साथ चले गए, उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए। जब भजनलाल जी ने उनको बर्खास्त कर दिया तो भजनलाल जी को गाड़ी देनी शुरू कर दी। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समय आया, आप मंत्री उनको कौन मानेगा? कंडैला में किसानों को जब गोलियों से मारा गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमने वहां आंदोलन चलाया, किसान आंदोलन चलाया। तो वीरेंद्र सिंह जी तो उसमें कभी आगे नहीं आए, बल्कि जब पैदल यात्रा जींद से शुरू की तो वीरेंद्र सिंह जी ईमानदारी के साथ ये बता दें कि उन्होंने ये कहा था कि क्या फायदा पैदल यात्रा का, ये भारतीय किसान यूनियन के लोग हमें कभी वोट नहीं देते। आज ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री है जिसके 9.5 वर्ष के शासनकाल में कोई किसान आंदोलन नहीं चला। आज भारतीय किसान यूनियन का एक भी नेता यदि वो निजी स्वार्थों में नहीं है तो वो ये नहीं कह सकता कि किसानों ने किसी प्रकार की कमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में देखी है। आप चलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के झंडा बरदार सिपाहियों में से आते रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ सालों से शायद वो जो एक लॉयल्टी का भाव था, वो जो एक फैक्टर था, वो थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। लेकिन आपकी बात पर मैं क्यों विश्वास करूं, या आपकी बात पर वो लोग जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं वो क्यों विश्वास करें, जबकि ये नेता, ये अच्छे नेता हैं, ये वो नेता हैं जो कांग्रेस की संस्कृति में रचे बसे हैं। और मजबूरन राव इंद्रजीत को देखिए, आप चौधरी वीरेंद्र की बात कर रहे हैं, हम विनोद शर्मा की बात कर रहे हैं, ये वो नेता नहीं है जो कि पार्टियां बदलते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा निजी आप पे कमेंट कर रहा हूं कि आप खुद 3 या 4 बार पार्टियां बदल चुके हैं, लेकिन ये तो वो लोग नेता जो कि कांग्रेस की संस्कृति के नेता थे। अब इन नेताओं को अगर एक पार्टी में रहकर घुटन महसूस हो रही है, ये समझ में आ रहा है कि जो इस वक्त प्रदेश में सरकार चल रही है वो अफसरशाही उस पर हावी है, और कुछ नेता विशेष या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज द ओनली फेस। आज प्रचार में सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है और किसी नेता का नाम नहीं है, सब चेहरे नदारत हैं उस पूरे प्रचार की मुहिम से। तो जाहिर है कि एक एक्सक्लूजन की भावना उनमें है और समझते हैं कि सरकार ने विकास किया या सरकार ने कोई काम किया तो उसमें हमें हिस्सा कहां मिला, ना उसके क्रेडिट में ना उसके डिस्क्रेडिट में। तो जाहिरी तौर पर हमारा रास्ता तो बनता ही नहीं है कि हम सरकार के साथ चुनावों तक चल सके। देखो, जहां तक सवाल है, ये बात आपकी सही है कि मैंने पार्टियां बदली
और पार्टी बदलना को बुरा नहीं है। मैंने मुद्दों पर, जब मैंने इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ा तब मेरी एक सिद्धांत की लड़ाई थी, जब मैंने स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के हवीपा को छोड़ा तब मेरी एक सिद्धांत की लड़ाई थी। आज जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तो ये एक तरीका नहीं है। हमने आपने भी तो टिकटों के लिए भी तो पार्टी के पूरी गले में चाहे ना गूठा दे देते हैं, बाजू आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक के लिए इस्तेमाल किए। 2004 में अगर आपको टिकट ना मिलता 2004 में तो आप भारतीय जनता पार्टी में होते। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे तो आपकी परिस्थिति 2004 में थी, आप भी तैयार थे, आपको टिकट मिल गया तो ऐसी परिस्थिति में आप कांग्रेस में रह गए। वीरेंद्र सिंह की टिकट तो नहीं कट रही। वीरेंद्र सिंह जिस इलाके से चीज हर लीडर का अपना पैमाना होता है ना, वो टिकट मांगेंगे या अपने हक मांगेंगे, हुकूक मांगेंगे। मैंने टिकट मांगे हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र से 2004 में मैं 2 लाख वोट से जीता। वीरेंद्र सिंह जी उचाना से चुनाव लड़ते हैं। 2009 में लोकसभा में उचाना से कांग्रेस बुरी तरीके से हारी 35,000 से। 2009 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह जी समय उचाना से हारे। 2011 के बाई इलेक्शन में बुरी तरीके से हारे और 2014 में तो कमाल ही कर दिया, कांग्रेस पार्टी 74,000 से हारी। ये वो नेता हैं जिनके विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा के उम्मीदवार कई 64,000 से उकलाना से हारे। नहीं, पर क्या ये गलत नहीं है कि आपने उनको हरवाया? आप पर आरोप लगते हैं कि 2012 का जो विधानसभा चुनाव था, 2009 का विधानसभा का जो चुनाव था 2009 में आपने उनको उनके क्षेत्र से हरवाया, आपका वोट बंदा था, आपने उन पर आरोप लगाया। 2009 में आपने कहा कि जो उनका इलाका है उचाना में जो उनका गांव है बडरूक डुमरखा कल्ला से आपको वोट कम मिले। शैलजा जी पर आपने आरोप लगाया, उन्होंने भी काउंटर आरोप लगाया ना कि भी आपने विधानसभा में ये जो बाई इलेक्शन थे इनमें उनको हरवाने में अपनी पूरी भूमिका अदा की है। विधानसभा का जो चुनाव आया 2009 में, ये बात सही है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर के वीरेंद्र सिंह की खिलाफत की। मतलब आपके कार्यकर्ता गुस्से में आते हैं और जब उनके इलाकों में आप हारते हैं तो आप कहते हैं इन्होंने पार्टी से गद्दारी की। इन्होंने पार्टी से गद्दारी की, मैंने पार्टी से गद्दारी नहीं की। मैंने पार्टी के अंदर वीरेंद्र सिंह के साथ जो हुआ 2011 का जो मध्यवर्ती चुनाव हुए लोकसभा के, उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी के खिलाफ जनरल बॉडी मीटिंग में फैसला कर दिया कि इन्होंने पार्टी की खिलाफत करी है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हाईकमांड के पास भेज दिया। हाईकमांड समय रहते अगर इन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देती तो मैं समझता हूं कि आज पार्टी को ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ये लोग योजनाबद्ध तरीके से, ये सब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हर कोई मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है, तो इन लोगों की एक सोच थी। तो आज जब ये लेकिन जितने बड़े वो नेता हैं, आपको बेशक आप उनके क्रिटिक होंगे, आपको लगता नहीं कि एक इंसाफ होना चाहिए? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 साल मुख्यमंत्री रह सकते हैं तो बड़े और नेताओं को भी मौके मिलने चाहिए। आज अगर उनका क्लेम है मुख्यमंत्री पद के लिए तो उसमें गलत क्या है? बतौर एक अच्छे कांग्रेसी सीजन नेता होने के नाते उनका हक बनता है कि अगर उनको मौका मिले तो वो आगे आए। ये सही है, लेकिन नेता का नेतृत्व का मादा भी तो होना चाहिए बंदे में। अब वीरेंद्र सिंह को नेतृत्व कैसे मिलेगा? एक बार इनको मौका मिला, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे 3 स्टेटों के। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2 AICC के मेंबर बनने थे जींद के इलाके से, खुद बन गए, अपनी धर्मपत्नी को बना लिया। एक PCC का मेंबर बनना था उचाना से, अपने चाचा के लड़के सुरेंद्र पाल सिंह को। आप पे भी ऐसे आरोप लगते हैं, आपने भी तो अपने भाई को टिकट दिलाया ना। ऐसे मौके आए जबकि अपने भाई भतीजावत कहां नहीं है, आपने भी अपने भाई को टिकट दिलाया, उसका भी विरोध हुआ स्थानीय इकाई द्वारा। ये सही है बात, मैंने मेरे भाई को दिलवाया, लेकिन भाई में और पत्नी में दोनों में अंतर है, मैंने मेरी पत्नी को नहीं दिलवाया। ये क्या पैमाना हुआ? है तो रिश्तेदारी है। आप अपने बेटे, अपने भाई, अपनी पत्नी किसी के लिए काम करते हैं, परिवारवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये कैसे उनकी पत्नी अगर AICC मेंबर बनती है वो गलत है और आपके भाई अगर टिकट ले जाते हैं तो वो सही है? भाई की परिभाषा अलग है, पत्नी की परिभाषा अलग है। वो एक परिवार है, पत्नी है, बेटा है। और मैं तो दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से 9.5 वर्ष तक क्यों नहीं बोले फिर ये लोग? मैं तो उसी वक्त बोल पड़ा। मैंने तो 2009 में ये कह दिया था कि इन लोगों ने मेरी खिलाफत करी है, आज का भाजपा का साथ दिया है, भजनाल जी का खुला साथ दिया था और मैंने आवाज उठाई थी। अगर उस वक्त हाई कमांड मेरी आवाज को मान लेता और उनके खिलाफ एक्शन ले लेते तो मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की हिम्मत नहीं थी। दूसरा, हाई कमांड ने इनकी बात कौन सा सुनी? अगर आपने इनको अगर उचाना में इन्होंने आरोप लगाया कि आपकी वजह से हारे, इन्होंने कोई आरोप नहीं लगे थे आरोप, मुझे याद अच्छी तरह लगे थे, आरोप लगाए गए थे। पार्टी आला कमान ने आप पर भी तो, आपको भी तो लीनियंसी से देखा ना, आप पर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। नहीं, मेरे से वीरेंद्र सिंह ने कभी मदद नहीं मांगी। अगर एक दिन वीरेंद्र सिंह ने मेरे से मदद मांगी हो
तो फिर मैं अपना दोस्त कबूल करूंगा, वरना वीरेंद्र सिंह ने अपना दोस्त कबूल करना चाहिए। मैं तो उसके साथ गाड़ी में बैठ के घर घर वोट मांग रहा था। वीरेंद्र सिंह मेरे साथ थे, इनके परिवार के लोग कहते थे वोट नहीं देना जेपी को, ये चौथी बार जीत गया तो बांगर का वीरेंद्र सिंह से बड़ा नेता बन जाएगा। दुर्भाग्यवश मैं साधारण परिवार से संबंध रखता हूं, और पहली बार ही जब मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला, वीरेंद्र सिंह मेरे सामने कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जनता ने इनको बुरी तरीके से हरा दिया, तो आज तक अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, इसलिए वो ये चाहते हैं कि जेपी आगे ना बढ़े। जब वो ये जेपी अगर उनकी जड़ें खोदेंगे जाके उनके इलाकों में, तो वो क्यों चाहेंगे कि जेपी आगे बढ़े? आप बताइए ना, वो आपने भी तो जड़ें खोदने का काम किया ना। अब ठीक है, आपको उन्होंने मदद के लिए नहीं कहा, लेकिन अंदर से आपने अपने कितने कार्यकर्ताओं को कहा कि भी कांग्रेस पार्टी के लिए कम से कम उसके दुहाई देकर वोट आप कांग्रेस को दें? हमने ये कहा था कि हम वीरेंद्र सिंह की मदद के लिए तैयार है, अगर वीरेंद्र सिंह हमारे कार्यकर्ताओं के पास जाएं, जयप्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ये तो ये कहते थे कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, जयप्रकाश मेरे मुकाबले में क्या है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैं तो आदमपुर से चुनाव लड़ रहा था। और जहां तक सवाल, मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूं, वीरेंद्र सिंह उचाना से बाहर आज तक चुनाव नहीं लड़े। जयप्रकाश तो नरवाना में भी लड़े, जब मेरे सामने ओम प्रकाश चौटाला लड़ रहे थे, रणदीप सुरजेवाला लड़ रहे थे, जयप्रकाश आदमपुर से लड़े, जयप्रकाश बुरवाड़ा से लड़े। और आदमपुर का जहां तक सवाल है, मैं इनको मान जाऊं, या आदमपुर में नॉमिनेशन फाइल करके देख लेते, या ये चौथ को आवत है, शेर अपने घर में ढेर, तो अपने घर में ढेर हुए हैं। तो आज कम से कम जयप्रकाश कांग्रेस में है, और मैं पहले हरियाणा विकास पार्टी में था। मेरी लड़ाई केवल इस बात पे हुई थी कि वो स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल आज इस धरती पर नहीं है। हम लोग हरियाणा विकास पार्टी को बनाने वाले लोग थे, चौधरी बंसीलाल के सहयोगी के रूप में हम बड़े थे। उस वक्त हमें मान सम्मान नहीं मिला था, हमने पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन आज चुनाव के समय में पार्टी नहीं छोड़ी थी, 1 साल के बाद मैंने तो पार्टी छोड़ दी थी। बंसीलाल जी लगातार, मतलब आपने मौका परस्ती के चलते पार्टियां नहीं छोड़ी, आप ये कहना चाहते? मौका परस्ती, ये तो मौका परस्ती है। आज चुनाव का 1.5 महीना बाकी है, अब वो कहते, चलिए उनकी राय होगी ना कि मौका परस्ती है। नहीं, वो कहते कितनी देर से हमारी बात का नहीं ध्यान दिया गया, हमने तमाम मंचों पर बातें उठाई, नहीं अब यही समय है जबकि हमारी बात सुनी जा सकती है, और वो सुनाने की कोशिश करें। बहरहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जयप्रकाश जी के साथ हमारी ये टेढ़ी बात जारी है, और इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम जानेंगे जयप्रकाश जी एक जमीनी स्तर से जुड़े नेता, जैसे मैंने पहले भी इनकी इंट्रोडक्शन में बताया था, सतही स्तर पर काम करते हैं, अपनी राजनीति को करते हैं, और इस वक्त सरकार के ऊपर भी बहुत आरोप है। अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा एज ए चीफ मिनिस्टर, पार्टी के भीतर से जो अटैक उन पर हो रहा है वो एक अलग इशू है, लेकिन बहुत से ऐसे और इशूज हैं जिन पर इनकी राय जरूर लेंगे। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ बने रहिए।